कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 5 बिलियन लोग वायरस की वजह से मारे गए और इंसानों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा। वो अब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड जगह में रहते हैं। जब पहले जानवरों का राज हुआ करता था वो वक्त वापस लौट चुका है। यहाँ पर हमें अंडरग्राउंड जेल के अंदर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है। उसे बहुत सारे साइंटिस्ट के सामने लाया जाता है। वो साइंटिस्ट कोल को बताते हैं कि हमने एक ऐसा तरीका बना लिया है जिसके जरिए हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रैवल करवा कर गुजरे हुए वक्त में भेज सकते हैं और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है। अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। इंसानियत को बचाने के लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। हम चाहते हैं कि तुम 1996 में जाओ, उस वक्त में जब पुरानी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था। तुम्हें वहाँ जाकर उस असली वायरस को ढूंढना होगा जो सबसे पहले फैला था, ताकि आज के वक्त हम वायरस के इलाज को ढूंढ सके। कॉल उनकी बात मान लेता है, जिसके बाद उसे टाइम ट्रेवल के जरिए उस वक्त में भेज दिया जाता है। पर वो 1996 में नहीं बल्कि 1990 में पहुंच जाता है, जहां पर पुलिस के साथ लड़ने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया होता है। यहाँ पर एक डॉक्टर जिसका नाम कैथरीन होता है वो उसे मिलने आती है। वो उसकी हरकतों और अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझती है, जिस वजह से उसे कुछ डॉक्टर्स के सामने बुलाया जाता है जिसमें कैथरीन भी होती है। यहाँ पर कॉल इन सबको बताता है कि 1996 में एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सन 1957 तक 500 करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ 1% लोग ही बचे हैं। मैं 2035 से आया हूँ। 2035 में सभी लोग अंडरग्राउंड में रहते हैं। कॉल की बात सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं होता। उससे सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने आए हो? वो कहता है कि नहीं, दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। मैं तो बस उस वायरस के बारे में जानने आया हूँ जिसकी वजह से इतने सारे लोग मारे गए, ताकि हम इस वायरस का इलाज बना सके और अंडरग्राउंड जगह से निकलकर खुली हवा में जी सके। कॉल कहता है कि मैं साइंटिस्ट की टीम को कॉल करना चाहता हूँ क्योंकि उनके पास ऐसी मशीन है जिसके जरिए मैं एक नंबर डायल करके अपना मैसेज भेज सकता हूँ। तब इसके लिए कॉल को इजाजत दे दी जाती है। दरअसल उस मशीन को साइंटिस्ट ने 1996 में सेट किया होता है, लेकिन कॉल तो 1990 में होता है, इसलिए वो उनसे बात नहीं कर पाता। इसलिए कॉल को यहाँ पर कह दिया जाता है कि वो पागल है। वो जब पागल खाने में जाता है तो यहाँ पर उसकी मुलाकात एक दूसरे पागल से होती है जिसका नाम जेफी होता है। जेफी दरअसल एक काफी अमीर आदमी का बेटा होता है। जब कॉल को उसके कमरे में ले जाया जाता है तो वो अचानक से गायब होकर वापस अपने टाइम 2035 में आ जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें वो कह रही होती है कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। साइंटिस्ट उनसे सवाल पूछता है कि क्या यह मैसेज तुमने भेजा था कि ये 1996 से आया है? वो कहता है कि तुमने मुझे 1996 में नहीं बल्कि 1990 में भेज दिया था। कॉल को वहाँ पर कुछ तस्वीर दिखाकर कहा जाता है कि तुम इनमें से किसी को मिले थे। यहाँ पर उसे पागल जेफी की तस्वीर भी दिखाई जाती है। वो कहता है कि शायद मैं इसे मिल चुका हूँ। अब कॉल को एक और मौका दिया जाता है, यानी उसे टाइम ट्रेवल मशीन में डाला जाता है, लेकिन इस बार वो गलती से उस टाइम में पहुंच जाता है जब पहले वर्ल्ड वॉर 2 की जंग चल रही थी। यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। यहाँ कॉल को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन तभी उसे गोली लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि उसकी मौत होती, फिर से मशीन से 1996 में पहुंच जाता है, यानी जहाँ पर उसे आना था। यहाँ पर डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही होती है जिसे कॉल 1990 में मिला था। वो काफी मशहूर बन चुकी थी क्योंकि उसने एक किताब लिखी थी। लेक्चर के बाद सभी उसकी किताब पर ऑटोग्राफ्स लेते हैं। तभी उसके पास एक सीनियर डॉक्टर आकर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से जमीन रहने के काबिल नहीं रही। अब जब वो घर जा रही होती है तो कॉल वहाँ पर पहले से होता है। वो उसे किडनैप कर लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ एक शहर में जाओगी क्योंकि वायरस की शुरुआत वहीं से हुई थी। अब कैथरीन उसे पहचान लेती है कि ये वही जो 1990 में अचानक से पागल खाने से गायब हो गया था। तब कॉल यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ, लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। जिसके बाद ये दोनों नॉर्थ के शहर में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कॉल को 12 मंकीज टीम के पोस्टर्स दिखाई देते हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि 12 मंकीज की टीम एक्टिव हो चुकी है, यानी आज से 1 महीने बाद वायरस दुनिया में फैलना शुरू हो जाएगा। कॉल को एक दुकान के बाहर एक जानवर
जानवर का चेहरा दिखता है जो कि 12 मंकीज के टीम की निशानी होती है। वो उस दुकान के अंदर जाता है जहाँ 3 लोग होते हैं। कोल उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम 12 मंकीज के टीम के लोग हो और जल्दी करो, तुम अपने लीडर का नाम बताओ। जहाँ वो पहले तो बताने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब कोल उस लड़की पर गन तानता है तो वो लड़की बता देती है कि हमारे लीडर का नाम जेफी है और जेफी काफी मशहूर होता है और उसके डैड उस वायरस पर काम करते हैं और जेफी अपने फादर के खिलाफ होता है। इसके बाद कोल जेफी के घर की तरफ निकल पड़ता है और जब कोल के पैर में जंग के वक्त गोली लगी थी वो गोली अभी भी उसके पैर में होती है। कैथरीन कहती है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे जख्मी पैर का इलाज कर देती हूँ। फिर वो उसके पैर में लगी गोली को निकाल देती है और पट्टी बांध देती है। जिसके बाद वो जेफी के घर आ जाते हैं जहाँ पर जेफी को बताया जाता है कि तुमसे मिलने तुम्हारा पुराना कोई साथी आया है। जब वो कोल को देखता है तो वो पहचानने से इनकार कर देता है। कोल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ 12 मंकीज के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो उसे ऊपर कमरे में ले जाता है जहाँ पर जेफी उसे कहता है कि जो तुम करने वाले हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस वायरस के बारे में जानना है। जेफी कहता है कि मैं किसी भी वायरस के बारे में नहीं जानता, बल्कि वो तो तुम हो जो वायरस को फैलाना चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझे 1990 में कहा था कि अगर कोई वायरस को फैला दिया जाए तो क्या होगा। कोल को उस पर गुस्सा आने लगता है। वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेफी के साथी आ जाते हैं, इसलिए कोल तुरंत वहाँ से भागने लगता है। जेफी के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है जहाँ उसने कार की डिक्की में कैथरीन को बंद करके रखा हुआ था। वो कोल को टांग मारकर उस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिक्की में बंद करने की। लेकिन जब वो कोल को जख्मी देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किसी ने मारा, क्या तुमने लड़ाई की। वो कहता है कि जल्द दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग बचेंगे उन्हें जमीन के नीचे रहना पड़ेगा और मैं इस वक्त से जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुले आसमान में रहना है। तभी उन्हें पुलिस की आवाज आने लगती है। तब कैथरीन पुलिस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हॉर्न बजाती है, लेकिन जब कैथरीन उस तरफ देखती है जहाँ कोल खड़ा था तो वहाँ पर वो नहीं होता है, क्योंकि पहले जब वो पागल खाने से गायब हुआ था वैसे ही वो यहाँ पर भी गायब हो गया था और वापस से अपने टाइम 2035 में पहुँच गया होता है। 1996 में लैब वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली आपने कोल के पैर से निकाली थी वो इस वक्त की नहीं है, बल्कि वो उस टाइम की है जब पहले जंग हो रही थी। ये सुनकर कैथरीन काफी हैरान हो जाती है और जब वो जंग के वक्त की तस्वीरों को देखती है तो उसे उनमें कोल भी दिख जाता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो पागल नहीं है, बल्कि आज तक उसने टाइम टेबल के बारे में जो भी कहा था वो बिल्कुल सच है और ये भी सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए वो जेफी के डैड को फोन करके कहती है कि आपका बेटा जेफी आपकी लैब से वायरस चुराएगा जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। दरअसल कैथरीन और कोल को पूरा यकीन होता है कि 12 मंकीज का लीडर जेफी पूरी दुनिया में वायरस फैला देगा। उसके फादर कहते हैं कि जिस लैब में वायरस है मेरा बेटा वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाएगा। अब कोल को फिर से 1996 में भेज दिया जाता है वायरस का पता लगाने के लिए। यहाँ पर कोल कैथरीन से मिलता है और कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ और वो ये बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसके दिमाग पर काफी गहरा असर पड़ रहा था। तब कैथरीन कहती है कि मैं जानती हूँ तुम जो कह रहे थे वो सब सच था। वो उसे अपने साथ ले जाती है और उस नंबर के बारे में पूछती है जिसके जरिए वो 2035 में साइंटिस्ट के साथ बात कर सकता है और उसे कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे जमीन के नीचे नहीं रहना है, मैं खुली हवा आसमान के नीचे जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। तभी उसे वो नंबर याद आ ही जाता है जिसके जरिए उसने 1990 में साइंटिस्ट के जरिए बात करने की कोशिश की थी। वो उस नंबर को कैथरीन को बताता है। वो उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ उस साइंटिस्ट से बात करने, मैं तुरंत ही वापस आती हूँ। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ जाती है। कोल को बताती है कि नंबर एक कंपनी का था, मैंने उन्हें बता दिया कि 12 मंकीज की आर्मी ने अपना काम कर दिया है। कोल कहता है कि इसके बाद तुमने कहा होगा हैप्पी क्रिसमस। ये सुनकर वो काफी हैरान होती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसा ही कहा था। वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। कोल बताता है कि 2035 में तुम्हारा यह मैसेज साइंटिस्ट को मिल गया था, मुझे भी सुनाया गया था। अब यहाँ पर दोनों को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि बहुत जल्द वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और 500 करोड़ लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन ये लोग चाहकर भी उस वायरस को रोक नहीं सकते थे क्योंकि ये तो फैल चुका था। उन्हें तो बस वायरस के बारे में पता लगाना था।
इसलिए वो चाहते हैं कि वो उस चीज को भी निकाल दे, जिससे 2035 के साइंटिस्ट उसे वापस बुला सकते हैं। वो चीज दरअसल उसके दांत में थी। कोल कैथरीन से कहता है कि उसने कभी समुद्र नहीं देखा होता है, इसलिए कैथरीन उसे कहती है कि मैं तुम्हें समुद्र दिखाने ले जाऊंगी। ये दोनों अपना फेस बदल लेते हैं। तभी कोल के पीछे पुलिस पड़ी होती है। जब कोल कैथरीन को बदलते हुए फेस में देखता है तो उसे कहता है कि तुम हमेशा से मेरे ख्वाब में आती थी, मुझे सिर्फ एक ही ख्वाब आता था, इसलिए मुझे सिर्फ तुम ही दिखती थी। अब कैथरीन को भी ऐसा लगने लगता है कि वो कोल को पहले से जानती है। अगले दिन वो दोनों उस समुद्र को देखने जाते हैं। तभी ड्राइवर उन्हें बताती है कि हमें रास्ते में 12 मंकीज की आर्मी मिल सकती है। वो ये भी बताती है कि जेफी के फादर ने जितने भी जानवर थे उन्होंने सबको आजाद कर दिया है। यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ में आ जाता है कि 12 मंकीज की आर्मी का मकसद कुछ और था। वो तो बस जानवरों को आजाद करवाना चाहते थे, ना कि वायरस को फैलाना। अभी ये लोग एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैथरीन टिकट लेती है और कोल 2035 के साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है कि 12 मंकीज की आर्मी को भूल जाओ, उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई वायरस नहीं फैलाया है, और हाँ मुझे भी भूल जाना, मैं वापस नहीं आऊंगा। फोन के रखते ही 2035 से कोल का दोस्त यहाँ आ जाता है। वो उसे गन देते हुए कहता है कि जो भी हो जाए तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करना ही होगा, वरना तुम्हें कैथरीन को गोली मारना पड़ेगा। तभी कैथरीन एक आदमी से टकराती है। वो और कोई नहीं बल्कि सीनियर डॉक्टर था। जब कैथरीन के लेक्चर के बाद उसके ऑटोग्राफ्स लेने के लिए आया था, उसने कहा था कि इंसानों ने जमीन रहने के काबिल नहीं छोड़ा है। साथ ही यहाँ पर कैथरीन को पता चलता है कि सीनियर डॉक्टर जेफी के फादर जो वायरस में माहिर है, वो भी उसके साथ काम करता है और वो वायरस जरूर उसी के पास है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है। ये सारी बातें वो कोल को बता देती है। अभी ये दोनों उस सीनियर डॉक्टर को ढूंढने लगते हैं। वो उसके पास जाते हैं, लेकिन वो आगे निकल चुका था और उन्हें सिक्योरिटी गार्ड आगे नहीं जाने देते। वो चिल्लाकर कहती है कि रोको उसे, उसके पास वायरस है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। तभी कोल के पास गन होती है। वो उसके पास जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो उसे गोली मार देती है। कैथरीन उसके पास जाती है और ये वही वक्त था जो कोल ने कई बार अपने ख्वाब में देखा था। यहाँ पर एक बच्चा दूर बैठकर देख रहा था। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है। मतलब इस टाइम में 2 कोल होते हैं, एक तो 1996 का और दूसरा 2035 का, जो टाइम ट्रेवल करके पहुंच गया था। हम प्लेन के अंदर उस डॉक्टर को देखते हैं और तभी उसके पास एक लेडी आती है जो 2035 से आई थी और उसे पता था कि ये वही सीनियर डॉक्टर है जो पूरी दुनिया में वायरस फैलाने वाला है। वो उस सारी वायरस की डिटेल्स साइंटिस्ट को बता देती है और अंत में वो 2035 के लोगों को इस वायरस के बारे में बता देती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।